हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मजे में हैं? पिछली वीडियो देख के बहुत खुश हो रहे हो आप लोग। और इस खुशी के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे बहुत बच्चों के कमेंट्स आए, बहुत बच्चों के रिव्यूज आए, सर ऐसी वीडियोस बनाइए जिसमें लगे कि हम वाकई में क्लास में बैठे हुए हैं। तो चिंता ना करें, सीखता है इंसान, है ना? धीरे धीरे सीखता है, और मैं भी सीख ही रहा हूँ। तो बस कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाऊं, और वही कर रहा हूँ। रोज खुद भी पढ़ता हूँ और फिर आपको पढ़ाता हूँ, ताकि आपकी पढ़ाई जो आप इस समय कर रहे हो, इस सिचुएशन में कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके काम है। एक चीज और बेटा, एक नया करिकुलम आ चुका है, आपने देख भी लिया होगा ना, कुछ टॉपिक्स लेट हुए हैं। ठीक है, वो हमने लोग नहीं पढ़ेंगे इस साल, तो आपके लिए फायदे की बात। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बच्चों के बारे में इतना सोच लिया है कि उनके लिए स्टडी को इजी कर दिया जाए। ठीक, तो आप लोगों ने इसको इजी लेना नहीं है। ट्रस्ट में, कंपटीशन बहुत है आपके इस समय जनरेशन में। 10 लाख से भी ऊपर बच्चा जब कंपटीशन में बैठता है तो सिलेक्ट कितना होना होता है? 1 लाख, मुश्किल से 1 लाख, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। 9 लाख बच्चा यहाँ तो रिपीट करते हैं या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है, उस 1 लाख के अंदर तो एटलीस्ट आना है। कैसे आना है? दिन रात एक कर देनी है। स्कूल खुलने का वेट नहीं करना है, बस यही स्कूल है आपका, यही पढ़ाई करनी है और अच्छे से करनी है। ट्रस्ट में, आने वाले दिनों में जब भी ऑनलाइन एग्जाम अगर लेगी गवर्नमेंट, स्कूल लेंगे, तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, इजी ना लें किसी भी चीज को, करे यार चल ही रहा है काम, हो ही जाएगा इतना। बुरे टाइम का कुछ नहीं पता, इससे बुरा टाइम हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं आ सकता, क्या पता क्या है आगे, है ना? तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट सिनेरियो। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को इस कदर लेके जाइए ताकि आगे जाके आपको किसी भी चीज का पछतावा ना हो। तो शुरू करते हैं। मैं हूं गुरसेवक सिंह, आपका फिजिक्स टीचर, आपके सामने लेके आया हूं एक नई वीडियो। और ये है आपके पास लेक्चर नंबर 3, लॉज ऑफ मोशन का। और जिसमें अपने लोग पढ़ेंगे आज न्यूटन के सेकंड लॉ के सारे कंसेप्ट। न्यूटन का सेकंड लॉ अपने लोगों ने अभी तक बस एक डेफिनेशन स्टडी करी, उसका एक फॉर्मूला स्टडी करा। ठीक है, बट आज अपने लोग स्टडी करेंगे उसके बारे में डीपली, क्या होता है न्यूटन के सेकंड लॉ में। तो सुनिए जरा, अगर हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की, ठीक है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑन द पॉइंट ऑफ डेफिनेशन क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये आपके न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है, जिसको आपको रटना है, इस डेफिनेशन को आपको रटना है। ठीक है, कहने का मतलब है फोर्स एफ की जो वैल्यू है ना, वो डीपी अपॉन डी टी के बराबर। एक्सप्रेशन आपके पास जरूर है, फिजिकल टू एम ए भी, वो सेकंड लॉ से निकलती है, बट ये सेकंड लॉ है नहीं। मैंने भी आपको पिछली वीडियो में ये बताई जरूर थी कि सेकंड लॉ में ये आपको एक्सप्रेशन पढ़ाई जाती है, बट ये सेकंड लॉ नहीं है। सेकंड लॉ ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। एक्सप्रेशन कैसे आई? तो देखिए, अगर एक बॉडी है सपोज, ठीक, और उसके ऊपर आपने एक फोर्स लगा दिया एफ नाम का, वो एक वेलोसिटी यूज से जूम करती हुई आगे की तरफ जाएगी भाई, और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब बात ये सोचनी है आपने कि ये फोर्स क्या एक बार लगाना था और यू वेलोसिटी प्रोवाइड करवाने के बाद उसकी खुद की वेलोसिटी वी हो जाएगी, या कॉन्टिन्यूसली लगाना है। तो आपको बता दूं, ये फोर्स इसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली लग रहा है। फोर्स जब तक कॉन्टिन्यूसली लगता रहेगा, वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहेगी। तो मैं यही मानूंगा, अगर इसका मास कोई m था और किसी t टाइम के लिए ये डिस्टेंस कवर करती है, तो फोर्स जब मैंने F अप्लाई करा, तो इनिशियल पोजीशन पर उसका मैं मोमेंटम मान लेता हूं। मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता होगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास m इनटू उसकी वेलोसिटी हो गई हो। सिमिलरली फाइनल पोजीशन पर उसके पास फाइनल मोमेंटम आ गया, जिसको मैं नाम दे सकता हूं m इनटू v। According to the definition, change in momentum upon time taken gives you applied force। तो आपके पास फोर्स F की वैल्यू क्या होगी? चेंज इन मोमेंटम हो गया पी आई माइनस, सॉरी पी एफ माइनस पी आई, डिवाइडेड बाय जितना टाइम लगा। तो भाई पी एफ की वैल्यू बोले तो क्या है? m इंटू वी, माइनस
पी आई की वैल्यू क्या है, एम इंटू यू, और डिवाइड कर दिया गया है किससे, टाइम से। तो यहां से आपको देखने को मिल रहा है एम अगर बाहर आ जाता है तो ब्रैकेट में क्या मिलता है, v माइनस यू अपॉन टी। अब v माइनस यू अपॉन टी है, ये पर्टिकुलर आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, ये जो आपने पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू यू प्लस टी, यू प्लस ए टी में। और यहां से अगर आप ए की वैल्यू निकालते हैं तो ए की वैल्यू क्या मिलती है, v माइनस यू अपॉन टी। तो इस चीज को अगर मैं यहां पुट कर दूं तो मुझे क्या फॉर्मूला मिल जाता है, F इज इक्वल टू एम ए। तो भाई बड़ी सिंपल सी चीज है, न्यूटन का सेकंड लॉ था F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, बट वो एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको और क्या प्रोवाइड करवा देता है, F इज इक्वल टू एम ए। ये न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं, न्यूटन का सेकंड लॉ है यही, बट एक्सप्रेशन में आप इसको यूज कर सकते हो। और इसका मतलब यहाँ पर यह है कि मैं जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगाऊंगा उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, ए विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। मेरे पास टेबल है, टेबल के ऊपर मैं फोर्स लगाता जा रहा हूं तो कॉन्टिन्यूसली उसको एक्सेलरेशन देता जा रहा हूं, एक्सेलरेशन देता जा रहा हूं तो उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है। मैं जैसे फोर्स हटा दूंगा तो फोर्स हटाने का मतलब बॉडी मोशन में थी, मोशन में रहेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। मैंने v पर्टिकुलर वेलोसिटी पर फोर्स को हटा दिया तो आगे का जो मोशन होगा ना वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होगा, बॉडी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती नजर आएगी। समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं ऐसे ही, ठीक है, जो आपको बताए जाएंगे। तो सुनते रहिए, एंड तक देखते रहिएगा वीडियो को, क्योंकि इसमें आपके सेकंड लॉ के जितने भी क्वेश्चंस हो गए वो सारे के सारे आपको बताए जाएंगे। पिछला अगर लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको भी देखिए, उसमें फर्स्ट लॉ के बेसिस पर जितने भी क्वेश्चंस थे वो अपने लोगों ने करे थे, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन के। आज सेकंड लॉ के बेसिस के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो बिल्कुल अच्छी लगे आपको तो इसको लाइक जरूर करना। लाइक से क्या होता है ना, मजा आता है, देखते हैं यार, जैसे आपकी फेसबुक प्रोफाइल पर आपने फोटो लगाई और आप बार बार एक एक मिनट के बाद क्या देखते हो, लाइक कितने आए, लाइक कितने आए। तो मैं भी ये करता हूँ यार, यूट्यूब की वीडियो पे देखते रहता हूँ कितने लाइक आए, कितने लाइक आए, व्यूज से नहीं, लाइक से मजा आता है मुझे। तो व्यूज ना भी आए कोई बात नहीं, 10 व्यूज है तो 10 लाइक्स आ जाए, अरे वाह। तो इसका मतलब जिस 10 ने देखी उनको अच्छी लगी, काम अच्छा हो गया मेरा। इसका मतलब तो ये 100% मैंने सेटिस्फाई करा। बट अगर देख 100 लोग रहे हैं, लाइक 10 आ रहे हैं, तो इसका मतलब 90 लोग मुझसे सेटिस्फाई नहीं है। तो ये लाइक क्या है, लाइक बताता है कि सेटिस्फेक्शन हुई हमें। तो वो सेटिस्फेक्शन यार हर वीडियो में आप दिखा सकती है टीचर को कि हाँ भाई वी वर सेटिस्फाइड, ठीक है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ की मैं बात कर रहा था, तो आगे बढ़ते हैं। एक केस होता है रॉकेट प्रपल्शन का, रॉकेट प्रपल्शन का, ये क्यों बताने जा रहा हूं मैं, तो इसका भी लॉजिक समझिएगा भाई। फोर्स F इज इक्वल होता है dp अपॉन dt, ठीक है। फोर्स F इज इक्वल होता है dp अपॉन dt। P क्या है यहाँ पर, मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो F इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, पी की जगह मास इनटू वेलोसिटी। तो आपके पास यहाँ पर हमने अपने लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट रूल जो होता है डिफरेंशिएशन का वो लगाने जा रहे हैं। तो मैं आपको पहले प्रोडक्ट रूल भी बता देता हूँ क्या होता है। सपोज आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को डिफरेंशिएट करने जा रहे हो, ठीक है, और वो पर्टिकुलर दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं y और z, और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, और दोनों को मैं x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। और y और z दोनों फंक्शन है किसकी, x की। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले y को एज इट इज रखा जाएगा, z को डिफरेंशिएट करेंगे x के विद रिस्पेक्ट, फिर z को एज इट इज रखा जाएगा, y को डिफरेंशिएट करेंगे x के विद रिस्पेक्ट, ठीक। तो वही काम अपने लोग यहाँ पे करेंगे। तो पहले m को बाहर ले आए, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करा टाइम के साथ, प्लस फिर v को बाहर ले आए और m को डिफरेंशिएट करा टाइम के साथ, ठीक। तो अब यहाँ पर एक चीज आपको दिख रही होगी, सर मास तो कभी चेंज नहीं होता टाइम के साथ, तो ठीक है मास कांस्टेंट है, और अगर मास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर पार्ट क्या बन जाना चाहिए उस केस में, जीरो बन जाना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या मिला, फॉर्मूला मिल जाएगा F इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। तो डीवी अपॉन डी टी भी आपको पता है क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, बताओ 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 बताओ, ये होता है एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला स्टडी करा था भाई। क्या ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें मास चेंज हो जाए,
ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें मास चेंज हो जाए? तो याद करिए, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था मास चेंज हो सकता है। एक तो गुब्बारे वाला केस बताया था, और एक आपको मैं बताने जा रहा हूँ रॉकेट प्रोपल्शन का केस। अब इन केस सपोज आपके पास रॉकेट लॉन्च हो रहा है कोई, तो वो भाई क्या करता है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस रिलीज करता है। वो गैस कहाँ से रही है? जो वो फ्यूल बर्न कर रहे हैं उसके थ्रू आ रही है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न होता है। तो जब गैस रिलीज हो रही है फ्यूल के बर्न होने पर, तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर रॉकेट का मास चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब उस केस में ये पर्टिकुलर पार्ट जीरो नहीं होने वाला है, ये पार्ट जीरो नहीं होने वाला है। ठीक, तो उस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, तो ये पार्ट आपका जीरो हो जाता है उस केस में। फिर तो आपको फॉर्मूला क्या मिलता है? F इज इक्वल टू वी बाहर डी एम अपॉन डी टी। और क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लिखा होगा द फ्यूल बर्न्ड पर सेकेंड इज 2 kg। तो 2 kg पर सेकेंड आपकी जो वैल्यू है वो किसकी है? डी एम मास अपॉन डी टी पर सेकेंड। तो डीएम अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है? 2, दैट इज 2 kg पर सेकेंड is launched with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 × 2 आप जो प्रोवाइड करवाते हो, तो फोर्स एफ की वैल्यू मिल जाती है, जो क्या करवाता है? अब आप खुद सोचिए ना, पंछी अगर नीचे को विंग्स को स्ट्राइक करता है तो उसको एक अपथ्रस्ट मिलता है ऊपर की तरफ। सेम इज द केस यहाँ पर कि जब ये आपकी गैस जाके ग्राउंड को हिट करेगी तो इसको अपथ्रस्ट मिलेगा ऊपर की तरफ। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी और डीएम अपॉन डी टी से आपको फोर्स एफ की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे ये ऊपर की तरफ लॉन्च करना शुरू कर देगा। तो वो फोर्स एफ की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक केस तो ये हो गया अभी, इसमें मास एम की वैल्यू चेंज हो सकती है, रॉकेट प्रोपल्शन का। एक गुब्बारे वाला केस हो गया, ठीक है। और तो और एक और केस आपको बता देता हूँ। मास चेंज हो सकता है किसी भी बॉडी का अगर अगर ये फॉर्मूला कहीं सुना है पहले? अगर तो बहुत अच्छी कोई तैयारी कर रहा है अपने कॉम्पिटिशन्स की, जिसने कोई अन अकेडमिक से कोर्स ले रखा हो या एल से कोई कोर्स ले रखा होगा, तो उसने ये फॉर्मूला अभी तक स्टडी कर लिया होगा मास के चेंज होने का। मास चेंज हो सकता है, कैसे चेंज हो सकता है? अगर एक पर्टिकुलर बॉडी की जो वेलोसिटी v आपकी ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाए? c के बराबर हो जाए, तो उस केस में बॉडी का मास चेंज हो सकता है। तो सर बॉडी की वेलोसिटी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, क्या ये पॉसिबल है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर बॉडी चल जाए? तो भाई बड़ी बॉडीज के लिए तो पॉसिबल नहीं है, आपको बता दूं। बट स्मॉल पार्टिकल्स के लिए तो पॉसिबल है। बोले तो प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन तो आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल्स, ये सारे के सारे बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर सकते हैं? इस वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं, तो इनका मास तो चेंज हो सकता है ना। मास चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली उनका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसकी वजह से था? मास की चेंज होने की वजह से था। तो ये याद रखना ये वाला फॉर्मूला कि अगर वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाती है तो मास चेंज हो सकता है। अब खुद सोचिए, सपोज अगर वेलोसिटी बहुत कम है, किससे? सी से, तो ऑटोमेटिकली ये टर्म जीरो हो गया। ये टर्म अगर जीरो हो गया तो एम की वैल्यू किसके बराबर आई? एम नॉट के बराबर ही आई, तो मास में कोई चेंज नहीं आया। बट अगर आप खुद सोचिए ना, वी की वैल्यू अगर आप सी के बराबर कर देते हो तो ये टर्म जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिवाइडिंग फैक्टर नीचे रहेगा। और डिवाइडिंग फैक्टर अगर नीचे रहेगा तो एम नॉट की वैल्यू, सॉरी एम की वैल्यू अब ऑटोमेटिकली एम नॉट से चेंज हो जाएगी पहले से। तो v की वैल्यू अगर c के बराबर पहुंच जाती है तो ऑटोमेटिकली स्मॉल m की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और ये तभी हो सकता है अगर पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अब कुछ केसेस करते हैं जहां पर आपको सेकंड लॉ लगाना होता है। तो सेकंड लॉ कहां कहां लगाया जा सकता है? तो उसके लिए कुछ फ्री बॉडी डायग्राम्स आपको बनाने पड़ेंगे हर केस के लिए, ठीक है। और जो और तो और हम यहाँ पर जब एक्सेलरेशन निकालेंगे किसी भी बॉडी का और जिस सरफेस पे वो मूव कर रहा होगा, तो उस सरफेस को अभी के लिए अपने लोग क्या कंसीडर करेंगे? स्मूथ है। सारे के सारे सरफेसेस अभी के लिए अपने लोग क्या कंसीडर करेंगे कि सरफेस कैसा है? स्मूथ है। सिंपल सा केस लेके चलते हैं पहले तो, ठीक। तो पहला केस अपने लोग करवाते हैं, ये आपके पास कोई सरफेस, ठीक, सरफेस स्मूथ है भाई, मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे। स्मूथ सरफेस का मतलब कोई भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करवा रहा है वो सरफेस, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या करा? एक बॉडी को प्लेस करा मास एम की, ठीक है, और फोर्स एफ आपने यहां पर प्रोवाइड करवाया।
अगर आप फर्स्ट लॉ की बात करो और बॉडी को एक जगह पर रखा हुआ था, तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी थी? तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाते हो बॉडी एट रेस्ट की, तो बॉडी पर लगने वाला एक फोर्स होता है mg, जो नीचे की तरफ जाता है, और दूसरा ऊपर की तरफ जाने वाला होता है, दैट इज योर नॉर्मल रिएक्शन। याद आया या भूल गया? भूलना नहीं है। तो नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, तो ये दोनों फोर्स तो अभी भी रहेंगी। नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ और mg आपका नीचे की तरफ। अभी देखो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रही थी न्यूटन के पहले लॉ में, ठीक है, बॉडी रेस्ट पे थी, ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो था। अब एक्सेलरेशन लगेगा, क्यों? फोर्स एफ है। तो भाई फोर्स एफ आपका आगे की तरफ लेके जा रहा है बॉडी को, तो ऑटोमेटिकली ये क्या प्रोवाइड करवाएगा? एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला एफ इजिकल टू क्या होता है? एम ए। एफ गिवन है बॉडी का, मास गिवन है बॉडी का, तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो ए विल बी इक्वल टू व्हाट? फोर्स अपॉन मास। सिंपल सी चीज है। अगर फ्री बॉडी डायग्राम आता है तो समथिंग ऐसा बनाना पड़ेगा, और अगर वो डायरेक्टली पूछते हैं एक्सेलरेशन निकालिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg के बराबर है, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है। तो ये आपस में कोई भी फोर्स प्रोवाइड नहीं करवा रही है, इनका नेट फोर्स क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, वर्टिकल फोर्सेस का। बट अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो एक ही फोर्स लग रहा है एफ, और वो क्या करेगा? बॉडी को मूव करना शुरू कर देगा। जब मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन लगेगा उसके ऊपर, और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फोर्स अपॉन मास के बराबर। समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं यार, मैं हूं तो आगे और एग्जांपल्स करते हैं और समझ में आएगा, ठीक है। एक फोर्स एफ लगा, ठीक, मास एम आया, ठीक, एक्सेलरेशन ही आ गई एक फोर्स की वजह से। चलो सर दो फोर्सेस लगाओ तो बात पता चले और क्लियर होगा, ठीक है। अब दो फोर्सेस लगा देते हैं भाई। तो भाई ये आपके पास सरफेस हो गया स्मूथ, और ये आपकी बॉडी है मास एम की, तो इसका mg चला गया नीचे, नॉर्मल डायरेक्शन चली गई ऊपर, और एक फोर्स लगा इधर से और एक फोर्स लगा दिया इधर से। ये F1 ये F2, इसकी कुछ कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। पहली कंडीशन, सपोज F1 F2 के बराबर है, अपने लोग दूसरा केस कर रहे हैं। अब सरफेस हमेशा क्या है? स्मूथ है। F1 F2 के बराबर है, तो भैया F1 F2 के बराबर है, तो अब फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर, mg नीचे, तो वर्टिकल मोशन तो नहीं होने वाला है। फिर F1 इधर, F2 इधर, ये दोनों भी बराबर हैं, तो ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल मोशन भी नहीं होने वाला है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया बॉडी का? जीरो। ठीक, मैं दूसरी कंडीशन की बात करता हूं। सपोज F1 इज ग्रेटर देन F2, सपोज F1 बड़ा है किससे? F2 से, तो अब बॉडी के ऊपर लगेगा नेट फोर्स। क्या लगेगा बॉडी के ऊपर? नेट फोर्स। तो ऐसे पर्टिकुलर फोर्सेस जो आपस में एक दूसरे को बैलेंस ना करें, उनको कहा जाता है अनबैलेंस्ड फोर्सेस, और जो फोर्सेस आपस में बैलेंस कर ले, उनको नाम दिया जाता है बैलेंस्ड फोर्सेस। तो यहाँ पर इस केस में आपकी अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं F1 F2, और बैलेंस्ड फोर्सेस हैं N और mg, जो आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है? बैलेंस कर रही है। तो भाई आपके पास इस फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने के लिए मैंने मास एम को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, ठीक, आपका एन ऊपर चला गया, एम जी आ गया नीचे, ठीक है। फोर्स F2 की वैल्यू इधर है, फोर्स F1 की वैल्यू उधर जा रही है, ठीक। अब कंडीशन क्या है? F2 छोटा है F1 से, तो नेट फोर्स क्या होगी? तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? F1 माइनस F2, क्योंकि जो नेट फोर्स है ना भाई, अब ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाएगा, ना कि F1 F2 में से कोई एक। ये आपका नेट एक्सेलरेशन क्या प्रोवाइड, नेट फोर्स क्या प्रोवाइड करवाएगा? एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला क्या होगा? m इंटू ए। तो आपका यहां पर मैं माइनस क्यों कर रहा हूं यार? वेक्टर्स को तो हमेशा ऐड करा जाता है, तो सोचिए यहाँ पर अगर मैं F1 इधर की वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो F2 इधर वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा। और जब वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनके साइन के साथ ऐड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली मैं इस तरह से मान सकता हूँ कि F1 प्लस माइनस का F2, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट क्या मिलता है? F1 माइनस F2। डायरेक्शन कंसीडर कर रही है मैंने यार, माइनस भी कर सकता हूँ डायरेक्टली, तो आपको वहां पर समझाना पड़ेगा, सिंस द फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन, सो द नेट फोर्स विल बी F1 माइनस F2। और अगर आप वैसे अच्छे से समझना चाह रहे हो, तो भाई एक की डायरेक्शन नेगेटिव होगी, क्यों? वो अपोजिट डायरेक्शन में, किसके विद रिस्पेक्ट? दूसरे के विद रिस्पेक्ट। तो उसके अगर मैं डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव होनी चाहिए।
तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू M इंटू ए। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, क्वेश्चन में F1 गिवन था, F2 गिवन था, मास M गिवन था, आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो A विल बी इक्वल टू F1 माइनस F2 अपॉन M। देखो भाई, पहले सिंगल फोर्स, ठीक, वो किस पीछे कर रहा है अभी थोड़ी देर पहले, ये हो गई दो फोर्सेस की कंडीशन। दो फोर्सेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो, अच्छा सर, चलो समझ में आ गई बात, थोड़ी थोड़ी आई। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा दिया आपने फोर्स, चलो इजी है। अगर कोई बंदा मजदूर है, वो यहाँ से रस्सी डाल के बंदा ऐसे लेके जा रहा है, तो क्या करोगे अब बताओ। अरे मार डालो भाई साहब, ये नहीं कर पाऊंगा मैं, ये तो आप कर लोगे। अरे ऐसे भी हो जाएगा, देख भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं कह रहा हूँ आसान है, देखता रहे तो बस। आप लोग बड़ी इजीली कर लेंगे। तीसरा केस है ना, तीसरे केस में क्या है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है और इसको रख दिया आप लोगों ने किसके ऊपर, एक सरफेस के ऊपर, ठीक, वही मास है। अब आपने क्या करा, इसके ऊपर कोई एक फोर्स लगा दिया किसी पर्टिकुलर एंगल पर, कुछ भी मान लो वो एंगल, चलो एक इधर से लगा दिया, चलो एक इधर से भी लगा देता हूं, अब बताओ क्या कर रहे हो सर, हमें तो डर लग रही है फिगर को देख के। डरना नहीं यार, मैं हूं तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ बना दिया, हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ बना दिया, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पूरी की पूरी ये है, तो ये आपस में दोनों क्या हुई, पैरेलल है। यहाँ पर ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री, ये बना रहा है 53 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एंगल्स आपको याद रखने पड़ते हैं, sin 30, sin 45, sin 60। सर ये तो याद नहीं है, ये कहाँ से याद होंगे। अरे याद करने पड़ेंगे, मैंने बताए हुए हैं, sin 37 और sin 53 डिग्री की वैल्यूज ये बहुत यूज होती हैं, तो मैं फिर से बता देता हूँ गरीबों, सुनो। sin 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/4, और sin 53 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 3/5 होती है। यार क्या कर रहा हूँ, आपको तो खुद को आती नहीं है, बच्चों को क्या पढ़ाओगे। ठीक हो, ये हो गई 3/5, ये हो गई 4/5, तो यहाँ से आपको sin 53 की वैल्यू मिल चुकी है, sin 37 डिग्री की वैल्यू मिल चुकी है। अगर इनकी वैल्यूज पता है तो cos की वैल्यूज भी निकाल सकते हो। cos 37 डिग्री, cos 53 डिग्री आप खुद निकालोगे कैसे, ये आपके पास ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो यहाँ अगर ये आपके पास sin 37 डिग्री है, तो sin 37 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन 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 हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/5, तो बेस ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 4। ये 37 हो गया, ये 90 हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये 53 हो गया। अब sin 53 के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, तो 4/5। cos 37, तो cos 37 का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5। तो जो sin 53 की वैल्यू है वो cos 37 की होगी, और जो sin 37 की है वो cos 53 की होगी, दैट इज 3/5। मजा आया, आया ना, तो लाइक कर, देख रहा है कैसे, ठीक। अब आगे देखो भाई, अब आपको करना क्या, अरे सर जी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, चलो बना देंगे यार। ये आपकी एक पर्टिकुलर फोर्स, ये एंगल बना रहा है सरफेस के साथ, तो ध्यान से देख, इसके दो कंपोनेंट होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक, क्योंकि एंगल बना रहा है एक सरफेस के साथ, भाई दो कंपोनेंट होने चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी है, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ये गया, एक ये गया। अब अगर ये आपके पास फोर्स है F1, इसको नाम दे देता हूं F2, और F1 की ये वाली वैल्यू हो जाएगी F1 cos 37 डिग्री, और ये हो जाएगी F1 sin 37 डिग्री, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी F2 cos 53 डिग्री, और ये हो जाएगी F2 sin 53 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली इट इज वेरी इजी फॉर यू नाउ टू ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम। हाउ, ये हो गया नीचे की तरफ mg, और ऊपर की तरफ जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन, तो आप इजिली पता कर सकते हो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे। तो देखो सारी की सारी फोर्स जितनी भी एक्ट हो रही है सारी की सारी बनानी है, कैसे, नॉर्मल रिएक्शन क्या ऊपर, चलो भाई चला गया, F2 sin 53 क्या ऊपर, चलो भाई ये भी चला गया, और ये चला गया नीचे, ध्यान से देखो नीचे नीचे, F1 sin 37, चलो नीचे चला गया भाई, F1 sin 37 डिग्री नीचे चला गया, और क्या नीचे जा रहा है, mg नीचे चला गया, चलो चला गया भाई, हमने भेज भी दिया। अब हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है, F1 cos 37 चला गया इधर, F1 cos 37 डिग्री चला गया इधर, ठीक, और F2 cos 53 भी चला गया इधर, लियो भाई। अब ध्यान से देखो, बॉडी ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, तो इसका मतलब ये फोर्सेस इस फोर्सेस के बराबर होनी चाहिए,
बॉडी जमीन के अंदर तो नहीं घुस रही ना, बॉडी जमीन के ऊपर भी नहीं आ रही ना, बॉडी तो जमीन के ऊपर ही चल रही है। तो इसका मतलब वर्टिकल फोर्सेस आपस में क्या करेगी, बेंसल बेंसल नहीं, बैलेंस, वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है यार कभी कभी। एन प्लस F2 साइन 53 डिग्री विल बी इक्वल टू F1 साइन 37 डिग्री प्लस ऑफ mg। ये आपके पास है F1 साइन 37 डिग्री प्लस mg के बराबर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, दूसरी इक्वेशन ध्यान से देखिए, ये है तो F1 cos 37 डिग्री प्लस F2 cos 53 डिग्री। तो ये क्या प्रोवाइड करवाएगी, बॉडी के ऊपर फोर्सेस जब लगते हैं तो बॉडी उसी डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन देती है। तो ये दोनों फोर्सेस एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाएंगी और जिसकी वैल्यू हो जाएगी ma के बराबर, क्योंकि ये क्या है, ये है नेट फोर्स। और नेट फोर्स क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। याद आया, नेट फोर्स क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। तो यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। F1 F2 की वैल्यू यहां से इस इक्वेशन का यूज करके आप निकाल सकते हो। चीज एक और देखने वाली है, क्या है वो, नॉर्मल रिएक्शन और mg तो आपस में बराबर होंगी ना। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन और mg तो वैसे ही आपस में बराबर होंगी, तो वो दोनों तो आपस में वैसे कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। तो बची चीज क्या बची, F2 साइन 53 डिग्री और F1 साइन 37 डिग्री। इनको सॉल्व आउट करोगे। अब बात आती है सर F2 की वैल्यू और F1 की वैल्यू गिवन होगी, बिल्कुल गिवन होगी यार, तभी तो एक्सेलरेशन निकाल पाओगे। तो इसको अगर मैं 20 न्यूटन मान लेता हूँ, इसको अगर मैं 10 न्यूटन मान लेता हूँ, तो आप इजिली ए की वैल्यू निकाल लोगे। आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा वरना देख लो ना, अटेंडेंस चाहिए ना, सॉल्व कर देना। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आगे देखना और मजेदार क्वेश्चंस आने वाले हैं, स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर लेना, वरना पॉज करके इसको सॉल्व कर लेना। और मुझे उम्मीद है आपने सॉल्व तो कर ही लिया होगा, इतना तो दिमाग है आपके अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, सपोज अभी तक अपने लोगों ने क्या करा, एक सिंगल बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया था, एक्सेलरेशन निकाला था, बड़ा आसान काम था सर। F इजिकल टू एम में ए निकालना था F अपॉन एम से। अब बताओ अगर मैं दो बॉडी से लगा दूं एक साथ, अब बताओ क्या होगा, ये कि इसके ऊपर लगने वाला फोर्स बताओ कितना होगा, M1 M2, जब इनको मूव करा जा रहा है F4 से, जब इनको मूव करा जा रहा है F4 से, तो M2 के ऊपर लगने वाला फोर्स बताओ, फोर्स ऑन M2, जो M2 को मूव कर रहा है वो बताओ। तेरे, ये क्या कर दिया सर, ये तो थोड़ा टफ लग रहा है ना। मैं कह रहा हूँ आपको पढ़ाने वाला कोई ऐरा गरा नत्थु गहरा नहीं है, वो सेवक सिंह है। तो समझे, तो मैं तो सब कुछ आएगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। और आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब समझाऊंगा। कर दिया है? अच्छा यार, पहले से कर रखा है, गुड यार। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ना तो बहुत आसान हो जाता है। या इस बॉडी को पहले अलग अलग कर दो थोड़ा सा, चलो। ये आपकी बॉडी है मास M1 की, ठीक है, और इसको थोड़ा दूर करके रखो, दूर कर दिया, ठीक है। यह बॉडी मास M2 की टच कर रही है ना आपस में, टच कर रही है ना, ठीक है। ये कंप्लीट एक सिस्टम है, ये कंप्लीट एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के ऊपर लग रहा है फोर्स F नाम का। तो ठीक है, कंप्लीट सिस्टम के ऊपर फोर्स F लग रहा है, तो मास कितना हो गया, M1 प्लस M2, और इनटू एक्सेलरेशन है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, F अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, बट यार एक्सेलरेशन टोटल सिस्टम के ऊपर ए लग रहा है, तो इसका मतलब इसका भी ए एक्सेलरेशन है, इसका भी ए एक्सेलरेशन है ना यार। बट सर हमें ये नहीं निकालना है, हमें निकालना है M2 के ऊपर का फोर्स। बताओ कैसे होगा, चलो देखो, फोर्स F जब M1 के ऊपर लग रहा है, M1 के ऊपर, M2 के ऊपर फोर्स F नहीं लग रहा है, M2 के ऊपर कुछ और फोर्स लग रहा है, वो भी बताते हैं क्या। जब M1 के ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो इसको कोई तो है जो रोक रहा है, कौन है वो, M2 का जो अपना वेट होगा वो उसको रोक रहा है। तो ठीक, ये इसको अपोज कर रहा होगा इधर की तरफ, रुक जा भाई, मैं नहीं तुझे आगे जाने दूंगा, तो उसको एक नॉर्मल रिएक्शन दे दिया। सरफेस टच हो रही है, तो जब भी दो सरफेस टच होती है, तो पिछली वाली वीडियो में जाके देखिए, समझाया था मैंने, नॉर्मल रिएक्शन मिलता है, ठीक है। इसकी वजह से इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन मिला N। तो भाई ये शांत बैठेगा, ये चुप बैठेगा यहाँ पर नहीं ना, ये भी तो उतना ही नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर लगा देगा N।
जितना नॉर्मल डायरेक्शन इसने इसके ऊपर लगाया इसको रोकने के लिए, उतना ही नॉर्मल डायरेक्शन ये इसके ऊपर लगा देगा इसको आगे चलाने के लिए। चल, क्यों रोक रहा है तू? ठीक है, तो इसका भी एक्सेलरेशन है, इसका भी एक्सेलरेशन है। अब फ्री बॉडी डायग्राम देखो जरा इसका। m1 का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो m1 के लिए अगर मैं नॉर्मल डायरेक्शन इसको मान लेता हूं n1, और तो m1 जी हो गया नीचे, और इसका नॉर्मल डायरेक्शन मान लेता हूं n2, और m2 जी हो गया नीचे। तो इजीली आपको चीजें समझ में आएगी, देखना ध्यान से। तो m1 बॉडी गई ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन के साथ n1, और नीचे आया क्या, m1 जी। ठीक है, फोर्स F लग रहा था इधर, तो रोकने वाला कौन, रोकने वाला कौन, रोकने वाला नॉर्मल डायरेक्शन है। मुझे एन नहीं पता है, निकालना है निकाल लेंगे यार, चिंता नहीं करनी। मुझे तो एफ पता है, मुझे एफ पता है सपोज 10 न्यूटन है। मुझे m1 पता है सपोज 2 kg है। मुझे m2 पता है सपोज 4 kg है, सपोज सपोज सपोज। ठीक है, ये गिवन है बस, और कुछ नहीं गिवन है। ठीक है, तो m2 की अगर मैं बात करता हूँ, तो m2 वाले के ऊपर आपका ऊपर की तरफ नॉर्मल डायरेक्शन है n2, नीचे की तरफ है m2g। तो इसको आगे की तरफ लेके कौन जा रहा था, लेके कौन जा रहा है, n लेके जा रहा है, आगे की तरफ n लेके जा रहा है। तो भाई यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स सामने की तरफ कौन है, एन है। तो एन को, एन ने क्या करना है, m2 को आगे की तरफ लेके जाना है। तो एक्सेलरेशन जो m2 के ऊपर लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, n की वजह से। तो n विल बी इक्वल टू व्हाट, m2, n विल बी इक्वल टू व्हाट, m2 इनटू a। तो a की वैल्यू, a की तो वैल्यू आ सकती है, ये रही। तो F की वैल्यू 10 न्यूटन, m1 की वैल्यू 2 kg, m2 की वैल्यू 4 kg। तो a आ गया, a इसमें पुट कर दीजिए, नॉर्मल डायरेक्शन आ जाएगी। निकालना क्या था, फोर्स ऑन m2। फोर्स ऑन m2 क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन है। कैसी रही, जा आया, आएगा। आंसर चेक करना है आंसर सही है या नहीं। तो ठीक, इसकी रिएक्शन देखिए ध्यान से। एफ आगे की तरफ, एन पीछे की तरफ। तो जो दूसरा केस करा था थोड़ी देर पहले, दो फोर्सेस वाला, तो इसमें एफ आगे की तरफ लेके जाना चाह रहा है, एन पीछे की तरफ, तो माइनस का एन। नेट एक्सेलरेशन मिलेगा ए नाम का, वो लगेगा m1 के ऊपर। तो नेट फोर्स m1 इंटू ए। ठीक, पता करना चाहते हो एन कितना है तो चेक करना चाहते हो, तो ए पहले निकाल चुके हो, एफ आपके पास पहले से ही है, m1 की वैल्यू भी है, तो n यहाँ से भी निकाल लो। तो ये n और ये n दोनों सेम आएंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मजा आया? अरे यार अब तो आ गया होगा। हाँ, अब तो बहुत बता दिया मैंने यार, अब मत सोचना कि और बताऊंगा। अच्छा, चलो बता देते हैं, और बता देते हैं, और मजा दिला देते हैं आपको। ये 2 बॉडीज का था, अब 3 बॉडीज का करते हैं। अब आएगा मजा। देखो, ये कभी भी एकेडमिक्स में इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, जितने भी मैंने केसेस कराए ये सब कॉम्पिटिशन्स के हैं। जो शुरू के थे ना एक दो, वो एकेडमिक्स में वैसे क्वेश्चन आते हैं। ये सारे के सारे कॉम्पिटिशन्स के हैं। तो पहला केस, ये होगी दूसरी बॉडी, और ये हो गई तीसरी बॉडी। थोड़ी इंक भर लें यार, थोड़ी सी इंक भर लेते हैं, ताकि आपको ये मजा आया, थोड़ा सा ना लाइट दिख रहा होगा। क्या करें, गरीब आदमी यार। ठीक, इसमें हमने इंक भर ली, दूसरे में भी भर लें यार। तू ही मेरा, कोई नहीं मेरा, तू देख इधर। ये हो गया मास m1, ये हो गया मास m2, ये हो गया मास m3। सबकी वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन है, मान लेते हैं। ये हो गया 1 kg, ये हो गया 2 kg, और ये हो गया 3 kg। ठीक, क्या पता करना है, पता करिए m3 के ऊपर का फोर्स। वीडियो को पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो। वीडियो को पॉज कर लिया होगा, चलो देखते हैं। अरे मुझे पता है तुम लोगों ने कितना पॉज करा होगा। अबे ट्राई करना चाहिए था, खुद ट्राई करना चाहिए था। ठीक है, अब इसके ऊपर लगने वाला कोई फोर्स मैं मान लेता हूँ 20 kg था, और 20 न्यूटन था। ठीक है, मुझे m3 के ऊपर का फोर्स पता करना है कितना लग रहा है। ठीक है, तो भाई फोर्स एफ m1 के ऊपर लग रहा है ना, m2 के ऊपर लग रहा है ना, m3 के ऊपर लग रहा है। बट देखा जाए तो ये कंप्लीट सिस्टम है। तो सिस्टम है, तो फोर्स एफ विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए, एक्सलरेशन जो होगा कंप्लीट सिस्टम का। और वही फिर m1 के पास होगा, वही m2 के पास होगा, और वही m3 के पास होगा। तो a की वैल्यू आप इजिली निकाल सकते हो, दैट इज f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, अब बात आती है
M1 के फ्री बॉडी डायग्राम की। तो मैंने वही कहीं सेम काम करना है, सबको अलग अलग ड्रॉ करना है। ठीक, तो ये हो गया M1, ये हो गया M2 और ये हो गया M3। मैं देख लूँ यार वीडियो चल रही कि नहीं चल रही, बीच में बंद हो गई हो। ठीक है, तो M1 आपका एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 20 न्यूटन का, बट इसको रोक कौन रहा है? रोक M2 रहा है। M2 कह रहा है रुक जा यार, कहाँ जा रहा है, आगे रहने दे। तो M2 ने एक नॉर्मल डायरेक्शन लगाया, M1 कह रहा हट उधर चल, तो उसने उतना ही डायरेक्शन उसके ऊपर भी लगा दिया M2 के ऊपर। अब M2 की मजबूरी है, M2 को आगे जाना पड़ेगा, बट M2 आगे जाएगा तो M3 रोकेगा, M3 रोकेगा अपने डायरेक्शन के साथ। M3 कह रहा ना भाई मैं नहीं जाने दे रहा, तो नॉर्मल डायरेक्शन N1 लगा दिया। M2 कहता भट मेरे सामने कैसे आ गया, तो निकल यहाँ से, तो तू भी चला गया। तो M2 ने N1 के ऊपर एक फोर्स लगा दिया। अब आ रहा ना समझ में यार, मजा आ रहा होगा। तो एक्सेलरेशन ए M1 के ऊपर, एक्सेलरेशन ए M2 के ऊपर, एक्सेलरेशन ए M3 के ऊपर। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो भाई M1 का फ्री बॉडी डायग्राम, M1 का, तो M1 को रोकने वाला नॉर्मल डायरेक्शन, बट आगे लेके जाने वाला फोर्स, उसकी नॉर्मल डायरेक्शन को नाम दे दिया हमने N डैश और नीचे आ गया M1G। ठीक, सिमिलरली M2 की अगर मैं बात करूं तो M2 का नीचे मास आ गया M2G, वेट सॉरी, नॉर्मल डायरेक्शन को नाम दे दिया N डबल डैश। ठीक है, और M2 को आगे लेके जाने वाला है N, आगे लेके जाने वाला है N, बट रोकने वाला कौन है? रोकने वाला है N1, रोकने वाला है N1। ठीक, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं M3 की, तो M3 के पास क्या है? M3 को आगे लेके जाने वाला कौन? N1। ठीक है, रोकने वाला तो कोई भी नहीं है क्योंकि उसके आगे कोई है नहीं, और सरफेस स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, तो आगे लेके जाने वाला कौन? N1। N1 आगे लेके जाएगा, नॉर्मल डायरेक्शन इसकी मान लेते हैं N ट्रिपल डैश, और नीचे M3G। ठीक, सबको एक्सेलरेशन कितनी मिल रही है? A मिल रही है। सबको एक्सेलरेशन कितनी मिल रही है? A मिल रही है। तो चिंता की बात ही कोई नहीं है। ठीक, तो यहां पर एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करवा रहा है? तो F आगे लग रहा है, तो बॉडी का एक्सेलरेशन आगे है, तो इसका मतलब N इसमें से माइनस हो रहा होगा। तो अपने लोगों के पास पहली इक्वेशन क्या आई? F माइनस N इज इक्वल टू M1A। पहली इक्वेशन आ गई। इस केस के लिए ध्यान से देखो, नॉर्मल डायरेक्शन N आगे, N1 पीछे, तो एक्सेलरेशन का आगे, तो इसका मतलब N बड़ा होना चाहिए N1 से, तो N माइनस N1 इज इक्वल टू M2A। सेकेंड केस हो गया भाई। ठीक है, सिमिलरली M3 की बात करते हैं, तो M3 आगे ही जा रहा है, पीछे तो कोई लग ही नहीं रहा, तो N1 विल बी इक्वल टू व्हाट? M3A। तो मैं सीधा फंडा क्या कर सकता हूं, अगर ये पूछते M2 के ऊपर का नॉर्मल डायरेक्शन तो टफ होता मेरे लिए, बट इन्होंने डायरेक्टली M3 का पूछा है, तो N1 इज इक्वल टू M3A। ए मैं यहां से निकाल लूंगा, ए मैं यहां से निकाल लूंगा, निकाल के इसमें पुट करना, पुट करके N1 निकालना, अटेंडेंस चाहिए पुट कर देना। ठीक है, N1 आ गया। अगर बाई चांस ये M2 पूछ लेते फिर तो कोई दिक्कत नहीं, तो N2 को इसमें, N1 को इसमें पुट कर देते, तो N2 नहीं N पूछते, N पूछते अगर, तो N1 इसमें पुट करते और N की वैल्यू निकाल लेते, तो इजिली यहां से आपको N की वैल्यू भी मिल जाती। तो आपका काम क्या है? फाइंड फोर्सेस ऑन M2 एंड M3। गॉट द पॉइंट? आई थिंक सो यू हैव। ठीक है, तो इस तरह के आपके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बॉडीज जो कनेक्टेड होती हैं, जिनके सरफेसेस आपस में क्या हो? कनेक्ट हो। तो ठीक, उनकी बात कर लेते हैं। बोर तो नहीं हुए ना? सारे के सारे केसेस सेकंड लॉ के बेस पर हैं, एक्सेलरेशन निकालना था बस। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालने के ऐसे ही रूल्स होते हैं, ऐसे फिगर्स आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओके ना। अब देखो, अभी तक क्या थी? बॉडीज हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड थी। अब अगर सरफेस स्मूथ है और उसके ऊपर एक बॉडी रख दी गई और उसके ऊपर एक और बॉडी रख दी जाए, तो ये हो गई बॉडी ऑफ मास M1, ये हो गई बॉडी ऑफ मास M2, इसके ऊपर फोर्स F लगा रहा हूँ, किसके ऊपर? नीचे वाले के ऊपर, नीचे वाले के ऊपर फोर्स F लगा रहा हूँ। ठीक,
तो आपको अगर एक्सेलरेशन निकालना होगा तो आपके दिमाग में क्या होगा, यार ये पूरा सिस्टम हो गया, सिस्टम के ऊपर फोर्स एफ लग रहा है, तो ए विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, तो मास कितना है m1 प्लस m2। अगर आप ऐसे करते हो तो मैं आपको पहले बता दूं ये कंप्लीटली गलत तरीका है। सरफेस कैसा है, स्मूथ है। सरफेस स्मूथ है तो इसका मतलब मैं तो फोर्स को m1 के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स को m1 के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, तो m1 के ऊपर जो m2 रखा हुआ है वो इसको अपोज तो करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको आगे की तरफ लेके जाऊंगा, ध्यान से देखना, जब मैं इस बॉडी को आगे की तरफ लेके जाऊंगा तो m2 वहीं का वहीं रुका रहेगा और जैसे ही निकल जाएगा ये नीचे गिर जाएगा। भाई अगर 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 सपोज ये बॉडी है, इसके ऊपर मैं यहाँ फोर्स लगाता हूँ, ये दूसरी बॉडी रखी हुई है, ठीक है, मैं जब इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो होगा क्या, ये बॉडी वहीं की वहीं रुकी रहेगी और ये आगे निकल जाएगी, जैसे आगे निकल जाएगी ये नीचे गिर जाएगी। बट अगर आप नेचुरली देखो, प्रैक्टिकली देखो, तो क्या हो रहा है, जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये साथ में जा रही है। ठीक, जब ये साथ में जा रही है तो उसका रीजन है, ये कॉपी इस मार्कर के ऊपर, ये मार्कर अगर आपको दिख रहा है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है। बट मैं क्या कह रहा हूँ, सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, इसको साथ में लेके जा रहा है। बट अभी क्या है, सरफेस स्मूथ है तो मैं तो फोर्स किसके ऊपर लगा रहा हूँ, इस कॉपी के ऊपर लगा रहा हूँ, तो कॉपी जा रही है आगे तो ये गिर जाएगी नीचे। एट सर, बुक बड़ी अच्छी है, फटी पड़ी है यार बुक की, सारी की सारी बुक फटी पड़ी है ऐसे ही आपकी। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, अब करना क्या है तो वो देखिए आप। तो ये आपके पास है मास m1, जब मास m1 है तो ये बॉडी चली जाएगी आगे, तो इसका मतलब सारा का सारा फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, m1 के ऊपर लग रहा है। तो फोर्स m1 के ऊपर लग रहा है तो तो एक्सेलरेशन कितना होगा, टोटल फोर्स अपॉन मास m1, टोटल फोर्स अपॉन मास m1। तो इन सच अ केस आप एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ इस तरह से निकालोगे, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि दो बॉडीज हैं तो नेट फोर्स तो निकालने का तरीका एक ही है। इतना आसान होता है, देख लो आपके सामने फिगर्स कितने गंदे गंदे और सोल्यूशन कितना इजी इजी। मैं सारे केसेस आपके सामने रख दूंगा जितने भी आते हैं। ठीक, अब देखो भाई, इसका अगर एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया तो इसका एक्सेलरेशन समथिंग ए आया होगा जिससे वो आगे जा रही है, तो उसी सेम टाइम पर इसको क्या देखेगा, इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर ये बॉडी ए ये बॉडी बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखा जाएगा ए बी माइनस ए। तो देखा जाए तो क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ बी एक्चुअली क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है एक्चुअली, और ये क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए देख रहा होगा बी किस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से पीछे जा रहा है, तो ए को क्या देखेगा, ए अपना एक्सेलरेशन थोड़ा ना देख रहा होगा उस समय, ये तो बी को देख रहा है। वो उसको ये खुद को नहीं पता है, वो खुद एक एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, वो तो वहीं रुका हुआ है। तो ए जिस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है वो एक्सेलरेशन नेगेटिव का किसके पास होगा, बी के पास। कैसे कैसे हुआ सर ये, तो बी तो वहीं रुका हुआ है तो उसका एक्सेलरेशन तो हुआ ही नहीं कुछ, माइनस। तो ए का एक्सेलरेशन कितना है, वो स्मॉल ए है, तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हुआ, माइनस का ए। बॉडी इनिशियली रुकी हुई थी तो यू इज जीरो फॉर बी। ठीक, और ये पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर मैं मान लेता हूँ 4 मीटर है, कितना है, 4 मीटर है, तो अगर बी को, ए को ये देखना है कितने टाइम के बाद इसके ऊपर से गिर जाता है, तो डिस्टेंस एस है आपके पास जो ये पर्टिकुलर बॉडी कवर करेगी, एस की वैल्यू है आपके पास 4 मीटर। ठीक है, यूबी की वैल्यू है आपके पास 0। ठीक है, आपके पास ए की वैल्यू भी है जो विद रिस्पेक्ट टू ए है। ठीक है, वो आपको मिल चुकी है ए माइनस का ए। तो ऑटोमेटिकली आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है कितने टाइम के बाद गिर जाएगा। तो एस इज इक्वल टू यू बी टी प्लस हाफ ऑफ ए बी टी ए बी ए इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर यू बी की वैल्यू 0, हाफ ए बी ए इंटू टी का स्क्वायर, तो एस की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। हाफ ऑफ, सपोज ए बी ए की वैल्यू आती है 2, तो 2 इंटू टी का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसका आंसर आता है प्लस माइनस का 2 सेकेंड्स। तो अब भाई टाइम कभी नेगेटिव थोड़ा ना हो सकता है, टाइम तो पॉजिटिव होगा। तो टी की वैल्यू क्या लेनी है, प्लस का 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड के बाद ए को क्या दिखेगा कि बी नीचे गिर चुका है। बात समझ में आई? तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को भी कर सकते हो जो कंपटीशंस में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखो भाई, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं भाई, मैं बैठे बैठे पूरा दिन आपको ऐसे क्वेश्चंस करवा सकता हूँ, क्योंकि फिजिक्स इतनी तो मैंने पढ़ ली है कि बहुत कुछ आपको करवा दूँ। देखो अब कैसे हो सकता है,
अब आपके पास मैं फिर लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन पुली वाले, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। तो देखो कैसे हैं। पुली वाले तो नहीं, चलो स्ट्रिंग वाले लाते हैं। पहले पुली भी करवाएंगे अगले लेक्चर में, अभी स्ट्रिंग वाले करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, ये एक केस है आपके पास। इसमें बॉडी का मास है m1, ये बॉडी का मास है m2। ठीक है, अब बॉडी के ऊपर फोर्स F लग रहा है, कौन सी बॉडी के ऊपर, m2 के ऊपर। और ये कह रहे हैं भाई पता करिए m1 के ऊपर लगने वाली टेंशन या फोर्स कितना है। तो भाई आप कुछ बताओ, बंदा यहाँ बैठा है तो उधर की तरफ टेंशन T, यहाँ बैठा होगा तो इसके वजह से टेंशन T1 इधर, और यहाँ बैठा होगा तो टेंशन T2 T1 इधर। भाई एक ही रस्सी है तो टेंशन इक्वल एंड अपोजिट होती है। इसको राइट हैंड थंब रूल से भी समझ सकते हो। बंदा बैठा है, ये मुट्ठी हो गई, थंब किधर है, इधर। ठीक, बंदा बैठा है यहाँ, टेंशन रस्सी किधर है, रस्सी उधर वाली है, तो उधर वाली रस्सी के ऊपर टेंशन देखनी है, थंब की तरफ। जिस रस्सी पे टेंशन देखनी है उस रस्सी की तरफ उस थंब को कर दो, ऑटोमेटिकली टेंशन की डायरेक्शन ये थंब प्रोवाइड करवा देता है। तो मेरा अपना रूल जो आप कह सकते हो, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल applied to find the direction of tension। ठीक है, जिस पर्टिकुलर बॉडी की आप बात कर रहे हो उस बॉडी के साथ कनेक्टेड स्ट्रिंग के अक्रॉस की अगर आपको टेंशन देखनी है तो इस कंप्लीट फिस्ट को वो बॉडी कंसीडर करिए, और जिस स्ट्रिंग में आपने टेंशन देखनी है उस स्ट्रिंग की तरफ थंब को प्लेस कर दीजिए। तो थंब की डायरेक्शन क्या होगी, टेंशन होगी। यहाँ पर देख लीजिए, इधर तो ये टेंशन, इधर तो ये टेंशन। कितना आसान है सर, कहाँ थे आप, अरे मैं यही था, आप लोगों ने नहीं ढूंढा मुझे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए भाई, अगर ये फोर्स तो ये टेंशन के बराबर ही होगा, जाहिर सी बात है। तो अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही है तो पहले M1 का बनाते हैं। तो M1 के लिए ध्यान से देखो, तो टेंशन T1 आगे की तरफ गई, नॉर्मल डायरेक्शन इसका N1 मान लेता हूँ, ऊपर की तरफ गया, M1G नीचे की तरफ गया भाई। सिमिलरली मैं M2 की बात करूं तो M2 के लिए ध्यान से देखना, N2 ऊपर की तरफ गया, ठीक है, नीचे की तरफ होगा M2G। ठीक, तो इसके ऊपर एक टेंशन T1 इधर की तरफ लग रही है, और आगे की तरफ लगने वाला क्या टेंशन, जिसको मैं फोर्स F कहूंगा। ये पूछना चाह रहे हैं कि बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन कितना है, ये पूछना चाह रहे हैं बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन कितना है। इजिली पता कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे केसेस में एक चीज तो ये सरफेस को स्मूथ लेना होता है, ठीक है, और दूसरी चीज ये जो स्ट्रिंग्स होती हैं इनको मास लेस कंसीडर करा जाता है। क्या है, मास लेस, इनका कोई मास नहीं माना जाता। तो भाई लगने वाला एक्सेलरेशन तो फिर आप इजीली निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन है कैसे। तो इसका मतलब फोर्स F इन दोनों बॉडीज को एक साथ मूव कर रहा है, तो ए की तो वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो ए विल बी इक्वल टू व्हाट, F अपॉन M1 प्लस M2। निकालने वाला काम क्या है, टेंशन निकालना है। तो ठीक, ध्यान से देखो, यहाँ पर T1 विल बी इक्वल टू, T1 इसको मूव करवा रहा है तो M1 इंटू ए। और अगर इसकी बात करूं तो फोर्स माइनस टेंशन T1, तो ये नेट फोर्स, ये मूव करवाएगा M2 को, तो M2 इंटू ए। ये होगी इक्वेशन 2। अब आपको T1 दोनों केसेस से मिल सकता है, और वो मिलेगा सेम, क्योंकि आपको A मिल जाएगा तो A की वैल्यू को एक बार यहाँ पुट करना, T1 निकाल लेना, A की वैल्यू को उसी को यहाँ पुट करना, ताकि फिर से T1 निकाल के चेक कर लेना करना। अच्छा सर M1 M2 तो दिया नहीं है, चलो मैं दे देता हूँ। M1 की वैल्यू है 1 kg आपके पास, M2 की वैल्यू है 2 kg आपके पास, और F फोर्स की वैल्यू मान लो 9 न्यूटन। अब आप इसलिए निकाल सकते हो, निकाल के कर। ये एक छोटा सा क्वेश्चन कराया स्ट्रिंग के ऊपर, पुली के ऊपर, अगले एक लेक्चर में आऊंगा ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, और कीप सपोर्टिंग मी। और इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो भी आपका मन है वो करो, और ठोक दो सब्सक्राइब वाले बटन को, काला पीला जितना है उसको कर दो। ओके देन, थैंक यू सो मच।